So we are starting with paper 3. ओके अब आपको पहले मैं सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. नाउ मॉड्यूल में इंडेक्स पे आ जाओ. देखो आपके टोटल 11 चैप्टर्स है एंड ड्राफ्टिंग एज अ पेपर में आपका कॉम्बिनेशन आता है. मतलब इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू आस्क यू ड्राफ्ट्स ऑल्सो एंड इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू आस्क यू थ्योरी क्वेश्चंस ऑल्सो. दोनों पूछने वाले हैं. बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है. मतलब इस सब्जेक्ट में इजीली आप 70 प्लस का टारगेट कर सकते हो. क्लियर? अगर आपका फंडामेंटल क्लियर है एंड ड्राफ्टिंग स्किल पे कमांड है तो 70 प्लस इजीली टारगेट हो सकता है. और ये आपके ग्रुप 1 में मॉड्यूल 1 में आपके टैक्सेशन सब्जेक्ट में मार्किंग कम होती है. तो ये आपके टैक्सेशन सब्जेक्ट के जो कम मार्किंग है उसको कॉम्पनसेट करेगा. वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इफ यू आर टारगेटिंग रैंक. क्लियर? एंड सब्जेक्ट ऐसा है जो आप along with the session ही मैनेज हो जाएगा. तो माय हम्बल रिक्वेस्ट, आफ्टर एवरी सेशन प्लीज कंप्लीट द थिंग सो दैट ये सब्जेक्ट आप मेरे साथ ही तैयार कर लो. क्लियर? अब देखो ये आपके टोटल 11 चैप्टर्स है. ना अगर मैं यहाँ पे ड्राफ्टिंग पेपर 3 को अगर मैं डिवाइड कर दूं इन टर्म्स ऑफ थ्योरी, मतलब अगर एक रफ एस्टिमेट देखा जाए तो थ्योरी एंड ड्राफ्ट ना इसका जो वेटेज है वो अराउंड 55 टू 60% की थ्योरी आएगा. क्लियर? एंड 45 टू 50% का या 40 टू 45% का 45 टू 40% का ड्राफ्ट आएगा. क्लियर? मतलब 55-45 भी हो सकता है, 60-40 भी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ थ्योरी एंड इन टर्म्स ऑफ ड्राफ्ट. क्लियर? अब चैप्टर बाइफर्केशन कैसे है? आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 9, 10, 11 ये 5 चैप्टर हैं थ्योरी के. क्लियर? So these 5 chapters are for theory part. Clear? Now, in terms of drafting, chapter is chapter 3, 4, 5, 6, 7 and 8. ये 6 चैप्टर्स आपके ड्राफ्ट के चैप्टर है. अब ये जो थ्योरी के चैप्टर्स है ना ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं एक्सेप्ट 2 चैप्टर्स. मतलब इट इज़ समथिंग दैट आपका एंड सब कुछ लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं. आपके पास हर एक चैप्टर के नोट्स हैं, एंटायर थ्योरी चैप्टर्स के नोट्स हैं, प्लस ड्राफ्ट हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे जो कि आपको कॉपी करना है. क्लियर? दैट इज़ वेयर वी आर गोइंग टू मेक मोर देन 90 ड्राफ्ट. एंड आपको ड्राफ्ट का एक इंडेक्स बनाना है हर एक चैप्टर का. वो इंडेक्स कैसे बनाया जाता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा. क्लियर? सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 11. क्लियर? तो चैप्टर नंबर 11 निकाल लीजिए. नाउ दिस इज आवर 11th चैप्टर. नाउ इस चैप्टर में जितने टॉपिक हम लोगों ने नोट्स में कवर किए हैं वो आपको नोट से ही पढ़ने हैं. जो टॉपिक आपको मॉड्यूल से पढ़ना है वो नोट्स में एक्सप्रेसिवली लिखा हुआ है कि वो टॉपिक आपको नोट से मॉड्यूल से पढ़ना है. सिर्फ वो टॉपिक मॉड्यूल से पढ़िएगा. आप नॉलेज के लिए मॉड्यूल पढ़ना चाहते तो पढ़ो, लेकिन ज़रूरत नहीं है. क्लियर? लेट्स स्टार्ट नाउ. अब देखो नाउ राइट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेशन क्या है? सीधे नोट्स पे जाओ. नाउ राइट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेशन है क्या?
जब हम लोग किसी भी जुडिशियल बॉडी के सामने मैटर प्रेजेंट करते हैं, so who have a right to present the matter before judicial body, before regulatory body? That is called right of legal representation. अब देखो, अब यहाँ पे एक्ट का नाम लिखा है, तो अगर हम लोग कंपनीज एक्ट देखते हैं तो कंपनीज एक्ट में राइट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेशन कहाँ दिया हुआ है? नाउ दैट इज बीइंग गिवन अंडर सेक्शन 432. 432 में हम लोग किस अथॉरिटी की बात करते हैं अंडर कंपनीज एक्ट? NCLT and NCLAT. And यहाँ पे before these authorities who have a right of legal representation? First, practicing professional. तो जब हम लोग practicing profession की बात कर रहे हैं, we are talking about PCA, PCS, PCMA, मतलब practicing chartered accountant, practicing company secretary, practicing cost and management accountant, जिनको practicing cost and work accountant बोलते थे, वो पहले CWA होता था, वो अब CMA हो गया है. एंड द फोर्थ इज एडवोकेट्स. क्लियर? इसके अलावा अगर कंपनी को केस फाइल करना है बिफोर NCLT, बिफोर NCLAT, तो कंपनी किसके सामने किसको ऑथराइजेशन देता है? तो वन कैन बी डायरेक्टर, सेकंड क्या है? कंपनी सेक्रेटरी, आप सब बराबर, एंड एनी अदर प्रिंसिपल ऑफिसर जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज करेंगे थ्रू बोर्ड रिजोल्यूशन और पावर ऑफ अटर्नी. बोर्ड कैसे डिसीजन लेता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई भी डिसीजन जो लेते हैं, कोई भी ऑथराइजेशन जो प्रोवाइड करते हैं, इट कैन बी बाय टू वेज, ईदर बाय पासिंग बोर्ड रिजोल्यूशन और बाय पावर ऑफ अटर्नी. ये समझा? अब देखो, अब सेम थिंग है अंडर ट्राई एक्ट, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. यहाँ पे अंडर सेक्शन 17 लीगल रिप्रेजेंटेशन की बात हुई है. किस अथॉरिटी के सामने हम लोग बात कर रहे हैं? वन इज ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. सेकंड इज कॉल्ड TD सेट. अरे ये ID सेट नहीं है, ये TD सेट है, तो T कर दो, TD सेट. और उसके नीचे चाहो तो लिख लो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट. TD सेट का फुल फॉर्म लिख लो, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपेलेट ट्रिब्यूनल. अब देखिए, अब यहां पे ट्राई एक्ट में ऑथराइजेशन किसको दिया गया है? सेम लोगों को. प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल मतलब PCA, PCS, PCMA, एडवोकेट एंड डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, प्रिंसिपल ऑफिसर जिसको बोर्ड ने ऑथराइज किया है थ्रू बोर्ड रिजोल्यूशन और पावर ऑफ अटर्नी. क्लियर? अब देखो, थर्ड एक्ट जिसकी यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है वो है सेबी एक्ट 1992. अब सेबी एक्ट 1992 में जो सेक्शन है जो लीगल रिप्रेजेंटेशन राइट की बात करता है वो है सेक्शन 15V. क्लियर? ये सेक्शन नंबर आपको याद होना चाहिए. ओके, 15V. यहाँ पे हम लोग कौन सी अथॉरिटी की बात कर रहे हैं? तो वी आर टॉकिंग अबाउट सेबी एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सैट. आई थिंक वी आर क्लियर नाउ. सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल, राइट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेशन वेस्ट विद द सेम पर्सन्स. देन the next act is to be called as competition act. Now this is something जो आप लोगों ने एग्जीक्यूटिव लेवल में पढ़ा हुआ है, कंपटीशन एक्ट, और ये आप मर्जर में भी पढ़ेंगे. कंपटीशन में देते कॉन्सेप्ट कॉल कॉम्बिनेशन, जो मर्जर से कनेक्ट होता है, CR में आएगा. तो कंपटीशन एक्ट में लीगल रिप्रेजेंटेशन बीइंग गिवन अंडर सेक्शन 35. अथॉरिटी कौन सी है? CCI. CCI स्टैंड फॉर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया. सेकेंड NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल. ये पहले जो अथॉरिटी था कि अगर मैं CCI के डिसीजन तक खुश नहीं हूँ, इफ आई बीइंग अग्रीव्ड, तो मैं अपील करने किसके पास जाऊंगा? तो पहले मैं किसके पास जाता था? कैट के पास, कॉम्पिटिशन एपेलेट ट्रिब्यूनल. लेकिन फाइनेंस एक्ट 2017 के बाद कैट को रिप्लेस कर दिया बाय NCLAT. मतलब अब CCI के ऊपर अगर आपको अपील करना है तो आपको किसके पास जाना है? नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल.
representation right vests with the same persons. Done. Then a new act being enacted that is called रेरा. अभी रियल एस्टेट को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट इनेक्ट किया गया था इन 2016 दैट इज कॉल्ड रेरा. रेरा से पहले कौन सा एक्ट था पता है? रेरा से पहले दैट इज कॉल्ड मोफा. महाराष्ट्र एक्ट था मोफा MOFA. उसको रिप्लेस किया गया था रेरा में. अब यहाँ पे रेरा जो है ना, और रेरा एक बहुत ही कोडिफाइड एक्ट क्रिएट किया गया जो पूरे रियल एस्टेट मार्केट को रेगुलेट करता है. बिकॉज इंडिया में कई ऐसे एरियाज थे जहाँ पे रियल एस्टेट मार्केट को रेगुलेट ही नहीं कर रहे थे. देयर वाज नो एक्ट प्रिंसिपली. सेकेंड थिंग, आपने बॉम्बे में भी देखा होगा कि हर गली में आपको ना ब्रोकर्स मिल जाते हैं, प्रॉपर्टी ब्रोकर्स मिल जाते हैं. दे वर नॉट रजिस्टर्ड बट दे वर जस्ट एक्टिंग एज ए प्रॉपर्टी कंसल्टेंट. रेरा में अगर आपको प्रॉपर्टी कंसल्टेंट बनना है तो आपको रेरा से रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है. बिकॉज प्रॉपर्टी ब्रोकर्स ना प्रॉपर्टी बेचने के लिए कुछ भी बोल देते थे. ये आपको भी पता होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा. तो इससे नुकसान किसका हो रहा है? इनोसेंट बायर का. तो ऐसा ना हो, ना तो बिल्डर फैटर्निटी बायर को अफेक्ट कर सके ना ब्रोकर अफेक्ट कर सके. इसके लिए कोडिफाइड एक्ट क्रिएट किया गया जिसका नाम है रेरा. क्लियर? तो यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेशन राइट अंडर रेरा बीइंग गिवन इन सेक्शन 56. एंड रेरा में अथॉरिटी कौन सी है? सो रेरा में बेसिकली 3 अथॉरिटी है. वन इज एजुडिकेटिंग ऑफिसर जो कि आइडली हर एक एक्ट में होता है क्योंकि एजुडिकेटिंग ऑफिसर का काम ही होता है पेनल्टी को इम्पोज करना अगर किसी ने गलत किया है तो. Then real estate regulatory authority and real estate appellate tribunal. Clear? Legal representation right किसके पास है? Best with the same category of person, practicing professional and the director, CS, other principal officer. Done. एक बार फटाफट इस पूरे पेज को ग्लांस कर लीजिए. Now we are moving towards the next topic. अब ये जो टॉपिक है ना, ये आपको मॉडल से पढ़ना है. एप्लेट 13 कंपनीज एक्ट 13. इसमें क्या क्या आपको मॉडल से पढ़ना है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ NCLT, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ NCLAT, रजिस्टर ऑफ कंपनीज, रीजनल डायरेक्टर. क्लियर? ये 4 टॉपिक अपने को मॉडल से पढ़ने हैं. तो मॉडल पे जाते हैं. आप देखो यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेशन में हमने कंपनीज एक्ट कर लिया, ट्राई कर लिया, सेबी कर लिया, कंपटीशन ऐड कर लिया, रेरा कर लिया. क्लियर? आपको जो भी मॉडल से करना है ना उसको मैं ग्रीन से हाईलाइट करने वाला हूँ जिससे कि आपको एग्जैक्टली पता चले कि आपको मॉडल से करना क्या है. और ये मॉड्यूल ड्राइव पे डाल दिया जाएगा. क्लियर? यू कैन हैव द मार्किंग अलोंग विद मी और यू कैन डू इट आफ्टरवर्ड ऑल्सो. ये ड्राइव पे डाल दिया जाएगा. डन. अब देखो, अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ NCLT क्या बोलता है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. यहाँ पे जो सेक्शन है, एप्लीकेबल सेक्शन इज सेक्शन 408. अब यहाँ पे तो सेक्शन 408 में NCLT में कौन होता है? सिंपल याद रखना, अगर मैं NCLT के कॉम्पोजिशन की बात कर रहा हूँ तो NCLT में 3 लोग होते हैं. प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा जिसको आप प्रेसिडेंट बोल सकते हो, जुडिशियल मेंबर होगा एंड टेक्निकल मेंबर होगा. तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन NCLT क्या लिखा है? इट सेज दैट एज पर सेक्शन 408 ऑफ कंपनीज एक्ट 13 द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड ट्रिब्यूनल टू बी नोन एज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रेसिडेंट. मतलब वहां पे कौन है? एक तो वहां पे प्रेसिडेंट है, दूसरा एंड सच नंबर ऑफ जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर. मतलब यहाँ पे जुडिशियल मेंबर हैं एंड टेक्निकल मेंबर हैं. और इनको कौन अपॉइंट करने वाला है? सेंट्रल गवर्नमेंट. क्लियर? यहाँ पे क्या लिखा है? एज द सेंट्रल गवर्नमेंट may deems necessary to be appointed by it by notification to exercise and discharge such function and power as are may be conferred on it by or under the act or any other law for the time being in force.
मतलब सिंपल वर्ड में एनसीएलटी के कॉम्पोजिशन में कौन है? 3 लोग, प्रेसिडेंट, जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर। क्लियर? तो यहाँ पे ना चाहो तो साइड में लिख लो, यहाँ पे एनसीएलटी, इसको 3 में पहला कौन होगा? प्रेसिडेंट, सेकंड जुडिशियल मेंबर, तीसरा टेक्निकल मेंबर। क्लियर? नाउ तो 3 है एनसीएलटी में, प्रेसिडेंट, जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर। राइटिंग समझ रही है? अब यहाँ पे अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनसीएलटी, एपलेट ट्रिब्यूनल में, अब देखो यहाँ पे ना एनसीएलटी किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। एनसीएलटी किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो याद रखना ना, एनसीएलटी में सेक्शन जो है एप्लीकेबल सेक्शन दैट इज 410। अब यहाँ पे 410 में क्या बोला है? दैट अंडर सेक्शन 410 ऑफ कंपनी दैट 13 सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड एन एपलेट ट्रिब्यूनल टू बी नोन एज नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल। अब एनसीएलटी में कौन होता है? तो एनसीएलटी में कंसिस्टिंग ऑफ चेयरपर्सन, तो यहाँ पे एक चेयरपर्सन है। याद रखना एनसीएलटी में प्रेसिडेंट, जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर। एनसीएलटी में चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर। क्लियर? एंड such number of judicial and technical member as central government may deems fit to be appointed by notification for hearing appeal against। अब ये चीज समझो, अभी हम लोग ने लीगल रिप्रेजेंटेशन राइट पढ़ा था, तो आप एनसीएलटी के सामने किसके अगेंस्ट में अपील कर सकते हो? एक तो एनसीएलटी के डिसीजन के अगेंस्ट में, दूसरा सीसीआई। परफेक्ट, समझ रहा है? आप एनसीएलटी के सामने किसके मैटर को चैलेंज करोगे? डिसीजन चैलेंज करोगे? एनसीएलटी एंड सीसीआई। क्लियर? यहाँ पे क्या लिखा है? फॉर हियरिंग अपील अगेंस्ट फर्स्ट द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल और द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? एनएफआरए। क्लियर? under the company that 13 and any direction, decision, order conferred in section 53 of competition act in accordance with the provision of the act। मतलब हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? सीसीआई। क्लियर? और हम लोग जब यहाँ पे ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं मतलब एनसीएलटी। क्लियर? अब यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड, तो ये 2 चीजें हैं जो अपने को याद होनी चाहिए। नाउ अब यहाँ पे अच्छा कहीं एक सेपरेटली लिखो, यहाँ पे कहीं सेपरेटली एक लाइन लिखिए, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनसीएलटी में मैक्सिमम नंबर ऑफ members of NCLT is equal to 11। डन? क्लियर? अब उसके नीचे लिखो, उसके नीचे लिखिए 2021 में इफेक्टिव हो गया है, तो या तो ये 11 जो है उसके नीचे लिखो ओमिटेड, तो या तो पूरा डिलीट कर दो। हाँ तो एक काम करो, ये 2021 एक्ट में, बिकॉज जिनके पास ओल्ड मॉड्यूल होगा, अगर आपके पास ओल्ड मॉड्यूल है
ऐसे बच्चे होंगे जिनका ओल्ड मॉड्यूल होगा तो उसमें 11 दिया होगा, नहीं दिया है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिनके पास ओल्ड मॉड्यूल दिया है सिर्फ वो लोग लिख लीजिए, ठीक है। तो जिनका ओल्ड मॉड्यूल दिया है वहां पे लिख लो ओमिटेड बाय कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 इफेक्टिव फ्रॉम 22nd January 2021। क्लियर? जिनके पास ओल्ड मॉड्यूल दिया है सिर्फ वो लिखिएगा, ये पूरा लिखना। जिनके पास न्यू मॉड्यूल दिया है उनको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, अब यहां पे नाउ द नेक्स्ट टॉपिक व्हाट वी हैव टू डिस्कस इज कॉल्ड रजिस्टर ऑफ कंपनीज एंड रीजनल डायरेक्टर। अब यहां पे नाउ अब एक चीज समझो, रजिस्टर ऑफ कंपनीज एंड रीजनल डायरेक्टर, अब ये है क्या? अगर हम लोग एमसीए के फंक्शंस को देखते हैं तो एमसीए के फंक्शंस परफॉर्म कर ले मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए 3 अथॉरिटी होती है। वन इज कॉल्ड आरओसी, सेकेंड इज कॉल्ड आरडी रीजनल डायरेक्टर, एंड थर्ड इज कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जितने भी रूटीन एक्टिविटी है कंपनी इनकॉर्पोरेशन करना, कंपनी में एनुअल फाइलिंग करना, एनुअल फाइलिंग को मॉनिटर करना, चेक करना, ये सब काम करता है आरओसी। जो भी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है, फॉर एग्जांपल मेरे को फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है, आई विल मेक एन एप्लीकेशन, आई वांट टू हैव अ फाइनेंशियल ईयर not from April to March, but I want to have some different financial year, then I can always have, if that different financial year I'm looking for is for the purpose of consolidation, क्योंकि मेरी होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी इंडिया के बाहर है, तो वहां पे इफ आई वांट टू हैव अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर आई हैव टू मेक एन एप्लीकेशन, एंड वो एप्लीकेशन मैं किसको करूंगा? रीजनल डायरेक्टर को। समझ रहा है? तो रीजनल डायरेक्टर जो है वो अप्रूवल देने के लिए काम करता है। इसके अलावा अगर मेरे को एक सेक्शन 8 कंपनी खोलना है तो आई कैन नॉट इनकॉर्पोरेट सेक्शन कंपनी विदाउट हैविंग अप्रूवल, तो ये अप्रूवल कौन देगा? रीजनल डायरेक्टर। समझ रहा है? ऐसे कंपनीज एक्ट में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं जहां पे आपको अप्रूवल के लिए रीजनल डायरेक्टर के पास जाना पड़ता है। इसके बाद आता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो और हाई एंड अप्रूवल देता है। मतलब कंपनीज एक्ट में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो कि एक मिनिस्ट्री है जो कंपनीज एक्ट को कंपनीज को रेगुलेट करता है, उसमें फंक्शंस 3 लोग परफॉर्म करते हैं, आरओसी, आरडी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर? तो यहाँ पे कहीं लिखो, ऊपर नीचे यहीं पे लिख लीजिए मॉड्यूल में, फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय एमसीए, फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय एमसीए थ्रू अब उसमें फर्स्ट पॉइंट आरओसी, अब आरओसी में डैश करके लिखो परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, perform administrative functions and ensuring compliances. Clear? Perform administrative functions and ensuring compliances. Clear? Second लिखो RD, वहां लिखो डैश करके ग्रांटिंग अप्रूवल या ग्रांट अप्रूवल। सेकेंड लिखो आरडी में सुपरवाइज आरओसी एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर।
ROC and official liquidator. डन. ये था सेकेंड अथॉरिटी. अब थर्ड लिखो, सेंट्रल गवर्नमेंट, CG. क्लियर. अब सेंट्रल गवर्नमेंट डैश करके लिखो, ग्रांट अप्रूवल इन क्रूशल या इंपॉर्टेंट मैटर्स. ग्रांट अप्रूवल इन क्रूशल या इंपॉर्टेंट मैटर. क्लियर. अब यहां पे आप देखो, अब ROC और RD में क्या बोला है. इट सेज दैट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज appointed under section 396 of Companies Act 13 are vested with primary duty of registering companies in the state and union territories. मतलब इनका मेन काम क्या है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन. ROC is the principal authority that deals with company incorporation. Clear. And ensuring that such companies comply with statutory requirement. मतलब वो लोग क्या इंश्योर करते हैं कि स्टैट्यूटरी कंप्लायंस बराबर होना चाहिए. अच्छा, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस बराबर होना चाहिए मतलब एनुअल फाइलिंग होना चाहिए, डायरेक्टर अपॉइंट हुआ, CS अपॉइंट हुआ, रिमूव हुआ तो DIR 12 फाइल होना चाहिए. समझ रहा है. चार्ज क्रिएट किया तो CHG 1 फाइल होना चाहिए. मतलब ऑल दैट फाइलिंग रिक्वायरमेंट, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, ROC की. यहाँ पे तो प्राइमरी ड्यूटी of registering companies and ensuring companies comply with statutory requirement under Companies Act. Now these office function as a registry of record related to companies registered with them. मतलब जो भी कंपनीज उनके पास इनकॉर्पोरेट हुए हैं उनके सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं. Now the records are available for inspection by the public on payment of prescribed fees. The central government exercise administrative control over these office थ्रू रेस्पेक्टिव रीजनल डायरेक्टर. इसका मतलब ROC के ऊपर कौन है, रीजनल डायरेक्टर. बराबर. तो ROC बराबर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये भी चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, RD की. डन. यहाँ पे नाउ अब रीजनल आइटम क्या लिखा है. द रीजनल डायरेक्टर सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ द ऑफिस ऑफ ROC एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर located in different locations in the country. They also maintain liaison between, liaison matlab link. Clear. So they also maintain liaison between the respective state government and central government on matters related to the administration of Companies Act 13. अब यहाँ पे the regional director have been delegated powers to directly take up matter and dispose of certain business under the provisions of Companies Act. Clear. These are called regional director. Done. Perfect. अब देखो, अब नोट्स पे आइए. ना नोट्स में अब अपने ये चारों काम हो गए. तो वी हैव डन विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ NCLT, रजिस्टर ऑफ कंपनीज एंड रीजनल डायरेक्टर. क्लियर. अब आओ. Now we are moving towards a very important section that is called section 421. अब देखो, अब आपके मॉड्यूल में ना, to go to the module, वहां पे सेक्शन 421 दिया है एंड सेक्शन 423 दिया है. क्लियर. बट विल बी टेकिंग 421, 422 एंड 423 तीनों, so that एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके. क्लियर. अब देखो, तो यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड. अब पहले नोट्स पे जाते हैं. देखो, अगर NCLT ने डिसीजन दिया एंड आई एम नॉट हैप्पी, आई एम सैड. बराबर.
तो मैं क्या करने जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, NCLAT, डन। अब यहाँ पे मैं अपील कितने दिन में कर सकता हूँ, सो द राइट फॉर मेकिंग अपील फ्रॉम NCLT to NCLAT is 45 days। क्लियर, याद रखना कि आप अपील कितने में कर सकते हो, 45 डेज में। अच्छा, अगर मैं अपील 45 डेज में नहीं कर पाया तो NCLAT मेरे को एक्सटेंशन ऑफ टाइम प्रोवाइड कर सकता है फॉर नेक्स्ट 45 डेज ऑन सफिशिएंट कॉज। मतलब मेरा रीजन वैलिड है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा, NCLAT। सी मेरे को क्या रीजन वैलिड लगता है ये थोड़ा ना मैटर करता है। मेरे को अपील करने जाना था, अभी NCLT ने मेरे अगेंस्ट में डिसीजन दिया एज्यूमिंग, और अब मेरे को अपील करने जाना नेक्स्ट 45 डेज में, एंड 45 डेज कितनी धूप पड़ रही है, मैं धूप में जाता हूँ मेरी स्किन टैन हो जाती है, आई कांट अफोर्ड, समझ रहे ना, आई बिलीव माई एंटायर वैल्यू इज माई फेस वैल्यू। तो क्या मैं धूप में नहीं जाता हूँ, मैं जाता हूँ दिसंबर में अपील करने के लिए, नवंबर में, तो क्या चलेगा, नहीं। तो यहाँ पे वैलिड रीजन क्या है, ये कौन डिसाइड करता है, NCLT। और ये चीज आप लोगों ने एग्जीक्यूटिव में एक टॉपिक पढ़ा था, लिमिटेशन एक्ट, अगर याद होगा। सो लिमिटेशन एक्ट में देयर वाज समथिंग कॉल्ड सेक्शन 5 that talks about doctrine of sufficient cause, which says that what is sufficient cause or not will be decided by the judicial body। clear। तो यहाँ पे what is being said that this 45 days extension of time for making appeal on sufficient cause। क्लियर। अब यहाँ पे what is being said that NCLT या NCLT कोई भी हो, now they are vested with the same power as vested with सिविल कोड। तो जो सिविल कोड के पार्ट्स होते हैं ना, वो इनके पास भी हैं। सो यहाँ पे vested with same power as vested with civil code under CPC 1908। क्लियर। अब यहाँ पे इन दोनों को कॉन्स्टिट्यूट किसने किया है, NCLT। NCLT किसने बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी पढ़ा था हम लोगों ने। तो यहाँ पे created by central government by notification in official gazette। ये समझा। अब देखो, अब यहाँ पे ये जो पूरा पार्ट है ना, कि आप NCLT से NCLT के अगेंस्ट के सामने जा रहे हो फॉर मेकिंग अपील। नाउ दिस इज बीइंग गिवन अंडर सेक्शन 421। क्लियर। अब यहाँ पे अगर मैं NCLAT के डिसीजन से भी खुश नहीं हूं तो मैं अपील करने किसके पास जाऊंगा, मैं बहुत दुखी हूं, आंखें रो रो के सूज गई हैं, आंसू फूट फूट के बाहर आ रहे हैं, मैं बहुत दुखी हूं। क्लियर। तो अपील करने किसके पास जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट। कितने दिन के अंदर, 60 डेज। अच्छा, अगर 60 में नहीं कर पाया तो सुप्रीम कोर्ट मेरे को एक्सटेंशन प्रोवाइड करेगा फॉर नेक्स्ट 60 डेज। क्लियर।
ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये है अपील मतलब अपील प्रोविजन अंडर कंपनीज एक्ट। क्लियर? तो यहाँ पे extension of time for making appeal on sufficient cause. Clear? So this is the entire concept with respect to appeal authority under companies act. अब आप लोग ये डायग्राम बना लीजिए। क्लियर? जितने लोग वीडियो में देख रहे हैं गूगल ड्राइव पेन ड्राइव स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करिए और इस पूरे डायग्राम को बना लीजिए। जस्ट वन मोर थिंग, जैसे अगर आपको NCLT टू NCLAT जाना है तो सेक्शन 421 है, वैसे अगर आपको NCLAT से सुप्रीम कोर्ट जाना है तो सेक्शन 423 है। क्लियर? ये भी कॉपी कर लीजिए प्लीज एंड कॉपी फास्ट। अब यहां पे क्या दिया है? नाउ इट सेज दैट नाउ सेक्शन 421, अब 421 क्या बोलता है? नाउ अपील फ्रॉम ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, मतलब हम लोग 421 की बात कर रहे हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अपील बिफोर NCLAT। क्लियर? यहाँ पे क्या दिया है? एनी पर्सन अग्री बाय द ऑर्डर ऑफ NCLT मे मेक एन अपील टू NCLAT। देखो वर्ड लिखा है मे, अपील करना मैंडेटरी होता है क्या? नहीं। तो देखिए मे मेक एन अपील टू NCLAT। अब एक चीज बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मान लो NCLT ने मेरे पे कोई पेनल्टी लगाया। अच्छा, NCLT ने पहले बोला था कि आपके ऊपर पेनल्टी है 20 लाख रुपए, NCLT ने। ठीक है, मैं बोला अरे सर ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, पहली बार मिस्टेक है, प्लीज़ थोड़ा रिलैक्सेशन दीजिए एंड ऑल दैट। हम लोग ने हाथ पैर जोड़े, प्रेयर क्लॉज डाला और फिर पेनल्टी, फाइनल पेनल्टी आई मान लो 2 लाख रुपए। पहले 20 लाख थी, ये 2 लाख रुपए हो गया। अच्छा, 2 लाख को मैंने बोला कि ठीक है मैं 2 लाख पे कर देता हूँ। NCLT बोला ठीक है 2 लाख पे करो, मतलब ये जो पेनल्टी है ये कंसेंटेड पेनल्टी है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या मैं कंसेंटेड पेनल्टी के अगेंस्ट में NCLT के पास जा सकता हूं? नहीं, मैं कंसेंटेड पेनल्टी के अगेंस्ट में NCLT के पास नहीं जा सकता। क्या लिखा है? However, no appeal shall lie to NCLT from an order made by NCLT with the consent of parties। मतलब जिसको पार्टीज ने कंसेंट दे दिया है, it implies that if the order या penalty being made by NCLT which has been consented by the parties, then against such consented order appeal cannot be made before NCLAT। क्लियर? यहाँ पे तो मैं कंसेंटेड पेनल्टी के अगेंस्ट में अपील नहीं कर सकता। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? नाउ थर्ड पॉइंट टॉक्स द सेम थिंग, दैट यहाँ पे आप अपील कितने दिन में कर सकते हो? 45 डेज में। क्लियर? So every appeal shall be made to NCLT within a period of 45 days from the date on which copy of the order passed by NCLT is made available to the aggrieved person and shall be in such form and accompanied by such fees as may be prescribed। Clear? अब NCLT आपकी अपील को 45 डेज के बाद भी कंसिडर कर सकता है। तो NCLT may entertain the appeal even after the expiry of 45 days but within a further period of not exceeding 45 days। मतलब आपको एक्सटेंशन कितने दिन का मिल रहा है? मैक्सिमम 45 days। तो इट इज 45 days plus 45 days। Clear? If it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal within that period। अब यहाँ पे NCLT क्या करेगा? जब NCLT के सामने अपील जाएगा तो NCLT आपकी अपील को कंसिडर करेगा एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, दोनों पार्टीज को अपना पक्ष रखने के बाद
they will either confirm or modify or set aside the order passed by NCLT जिसके अगेंस्ट में अपील हुआ है. क्या लिखा है? On receipt of appeal, NCLT shall, after giving the parties to the appeal a reasonable opportunity of being heard, pass such order as it may think fit by confirming, modifying or setting aside the order against which the appeal being made. अब देखो यहाँ पे what is being said, देखो यहाँ पे 3 वर्ड इंपॉर्टेंट है: confirming, modifying और setting aside. Done. confirming का मतलब NCLT बोलेगा कि जो ऑर्डर NCLT बोलेगा कि जो ऑर्डर NCLT ने पास किया है वो वैलिड है. मॉडिफाइंग मतलब NCLT बोलेगा कि भाई ऑर्डर वैलिड है, थोड़ा मॉडिफिकेशन करने जो होते हैं. एंड सेट असाइड मतलब कैंसिल कर दे. क्लियर? नाउ यहाँ पे another thing that you have to remember that NCLT may entertain after the expiry of 45 days but within a further period not exceeding 45 days. Done. अब देखिए, अब यहाँ पे ना NCLT जो भी ऑर्डर पास करेगा उसकी कॉपी किसको दिया जाएगा? एक तो NCLT को दे देंगे, दूसरा पार्टीज ऑफ अपील को. क्लियर? तो NCLT shall send the copy of every order made to it to NCLT and parties to appeal. Done. हो गया? आप देखो, अब सेक्शन 422 क्या बोल रहा है? Now 422 says that as per section 422 subsection 1, अब एक चीज समझो, हम लोग एप्लीकेशन या पेटिशन किसके सामने फाइल करते हैं? NCLT के सामने. और अपील किसके सामने फाइल करते हैं? NCLT के सामने. क्लियर? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सेक्शन 422(1) में क्या लिखा है? एवरी एप्लीकेशन और पेटिशन प्रेजेंटेड बिफोर NCLT या एवरी अपील फाइल्ड बिफोर NCLT. मतलब ये अपने को एकदम याद होना चाहिए, अपील मतलब NCLT एंड पेटिशन और एप्लीकेशन NCLT. क्लियर? क्लियर? तो यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड दैट जो भी आप एप्लीकेशन पेटिशन फाइल करते हो बिफोर NCLT या जो भी आप अपील फाइल करो बिफोर NCLT, उसको कितने दिन में डिस्पोज ऑफ करना है? 3 महीने के अंदर. क्लियर? shall be dealt with and disposed of within 3 months from the date of its presentation before NCLT or filing of appeal before NCLT. Clear? अब देखो now अब यहाँ पे what is being said कि अगर एप्लीकेशन या पेटिशन किसके सामने फाइल किया? NCLT. या अपील किसके सामने फाइल किया? NCLT. 3 महीने में डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, आइडियली हो कितने में चाहिए? 3 मंथ्स में. बट अगर 3 मंथ्स में डिस्पोज ऑफ नहीं होता है तो आपको रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा. तो NCLT में कौन था? प्रेसिडेंट. याद है ना? प्रेसिडेंट, जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर. NCLT में कौन था? चेयरपर्सन. क्लियर? तो चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर. तो यहाँ पे क्या बोला गया है? इट सेज दैट NCLT में प्रेसिडेंट, NCLT में चेयरपर्सन वो रीजन को रिकॉर्ड करेगा. ये देखने के लिए, ये लिखने के लिए, ऑन रिकॉर्ड लाने के लिए कि क्यों डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ विद इन 3 मंथ्स.
क्लियर? यहाँ पे क्या लिखा है, एंड यहाँ पे आप एक्सटेंशन प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन एक्सटेंशन में मैक्सिमम कितने दिन का हो सकता है? 90 डेज का। डन। अब देखो तो क्या लिखा है यहाँ पे, where an application or petition or appeal is not disposed of within the said period of 3 months, then NCLT or NCLT shall record the reason for not disposing of the application or petition or appeal within the period so satisfied, and the president or the chairperson may, after taking into account the reason so recorded, extend the period by such period not exceeding 90 days as he may considered। एक मिनट, यहाँ पे ना विद इन द पीरियड सो सेटिस्फाइड नहीं होगा, स्पेसिफाइड होगा। क्लियर? वहां पे ना सेटिस्फाइड को कैंसिल करके वहां पे स्पेसिफाइड कर दो। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे प्रेसिडेंट किसका है? प्रेसिडेंट इज NCLT and chairperson NCLT। डन। अनदर थिंग, इसमें क्या लिखा है, एप्लीकेशन और पेटिशन किसके सामने फाइल किया? NCLT। क्लियर ना? एंड अपील किसके सामने फाइल किया? NCLT। डन। अब यहां पे what is further being said now? Now this is your section 422। अब सेक्शन 423 पे आइए। नाउ 423 क्या बोलता है कि अगर अपने को अपील करना है और हम लोग NCLT के डिसीजन से भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम लोग किसके पास जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास। कितने दिन के अंदर? 60 डेज। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट 60 डेज में नहीं जा पाए तो एक्सटेंशन ऑफ टाइम कितने दिन का? अनदर 60 डेज। क्लियर? क्या लिखा है, एनी पर्सन अग्री बाय द ऑर्डर ऑफ NCLT may file an appeal to Supreme Court within 60 days from the date of receipt of the order of NCLT to whom on any question of law arising from such order। यहाँ पे what is being said that may file an appeal within before Supreme Court within 60 days। Now on any question of law, अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आपको एक्सटेंशन ऑफ टाइम प्रोवाइड कर सकता है अनदर 60 डेज का। क्लियर? However, Supreme Court may allow an appeal to be filed even after the expiry of 60 days, but within a further period of not exceeding 60 days if the Supreme Court is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing appeal within the set period of 60 days। अगेन, क्या सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंशन ऑफ टाइम प्रोवाइड करना मैंडेटरी है? नहीं। तो यहाँ पे even after expiry 60 days but within a further period of not exceeding 60 days। Done। This is section 423। अब एक बार 421, 422 एंड 423 रीड कर लीजिए। क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ पे इनकम टैक्स विल टेक सब्सिक्वेंटली, बट पहले हम लोग चलते हैं नाउ। सो द नेक्स्ट टॉपिक, एपलेट अथॉरिटी अंडर रेरा 2016। क्लियर? अब यहाँ पे एपलेट अथॉरिटी अंडर रेरा में 2016 में इसमें दो टॉपिक है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड रियल एस्टेट एपलेट ट्रिब्यूनल। क्लियर? अब ये दोनों हम लोग को मॉडल से रीड करना है। इसके अलावा
Director of Enforcement. Now this is something we have to discuss from module. तो अब एक बार आपको मॉड्यूल में चाहिए. Let's open the module now. अब देखिए, अच्छा यहाँ पे ना, सो अपना सेक्शन 421 हो गया, सेक्शन 423 हो गया. क्लियर? जो टॉपिक हम लोग ने नोट से कर लिए हैं वो मॉड्यूल से रेफर करने की जरूरत नहीं है. रेस्ट इज योर डिसीजन. अब देखो, अब इसमें रेरा टॉपिक भी चाहिए. नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड appellate authority under रेरा 2016. इसमें what we are first starting with is called real estate regulatory authority. Done. अब देखो इसमें क्या दिया है. Now it says that apart from day-to-day implementation of Real Estate Regulation and Development Act 16 and the rules and regulation made thereunder, the immediate responsibility of regulatory authority are. तो यहाँ पे regulatory authority की immediate responsibility क्या है? Apart from day-to-day regulation, तो immediate authority क्या है? First, registration of real estate project and the real estate agent. Very important. यहाँ पे आपको रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को एंड रियल एस्टेट एजेंट को रेगुलेट करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. आपने देखा होगा कि जितने भी आजकल नए प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट में बोलते हैं रेरा रजिस्टर्ड. अच्छा, उनके एडवर्टीजमेंट में लिखा होता है कि इसका रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है. आप रेरा की वेबसाइट पे जाके अगर वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे ना, एंड इफ़ यू नो हाउ टू एक्सेस द वेबसाइट, तो आपको उस प्रोजेक्ट के जितने भी अप्रूवल हैं, जो भी स्टेटस है, आपको सब मालूम पड़ जाएगा. मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना दिया है. अच्छा, कई जगह ऐसा होता है आजकल, आप देखोगे रियल एस्टेट मार्केट में बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ना पार्किंग की जगह एलोकेट कराते हैं और वहाँ पे गार्डन बना देते हैं. गार्डन के लिए आपको सेपरेट अप्रूवल लेना पड़ता है, सेपरेट एफएसआई होनी चाहिए उसके लिए. वो लोग पार्किंग में ही गार्डन बना देते हैं. तो अगर आपको ये देखना है कि आपकी बिल्डिंग में जहाँ पे गार्डन है वो एक्चुअली गार्डन एरिया है या पार्किंग एरिया है, तो आप रेरा की वेबसाइट पे जाके पूरा मैप देख सकते हो आपकी बिल्डिंग का. समझ रहे हैं? सेकेंडली, ऐसा ही सेड कि रियल एस्टेट एजेंट्स, बॉम्बे मार्केट में 2004 से रियल एस्टेट मार्केट में बूम आया था. क्लियर? जिसने भी बॉम्बे मार्केट में 2004 से पहले प्रॉपर्टी परचेज किया था, आज के टाइम पे और उस टाइम के वैल्यूएशन में कम से कम 8 to 10 टाइम्स का वेरिएशन आ गया है. मतलब अगर 2004 से पहले अगर आपके मकान की कीमत, आपके पिताजी ने या ग्रैंड पेरेंट्स ने अगर मकान खरीदा होगा, अगर उसकी वैल्यू उस समय 10 लाख रुपए थी ना, तो आज उस मकान की कीमत कम से कम 1 करोड़ रुपए हो गई होगी. द पॉइंट इज दैट हम लोग 2004 से 2022 की बात कर रहे हैं, मतलब अराउंड 18 ईयर्स. 18 ईयर्स अगर मैं बैंक में एफडी रखूंगा ना, तो मेरा पैसा सिर्फ 3 टाइम्स ग्रो करता. लेकिन 18 ईयर्स में रियल एस्टेट मार्केट इन बॉम्बे हैव ग्रोन बाय 10 टाइम्स. तो ये वो टाइम था जब लोग रियल एस्टेट मार्केट की तरफ मूव कर रहे थे. दे वर रेडी टू पे एनी प्राइस. दैट इज अ रियल एस्टेट मार्केट का बूम टाइम था. अब ऐसे केस में हर गली में रियल एस्टेट ब्रोकर बन गए, मकान बेचने के लिए कुछ भी बोल सकते थे. क्लियर? सो यहाँ पे रेरा में इन ब्रोकर्स को, इन एजेंट को भी रेगुलेट करने के लिए बोला गया. एंड दैट इज वेयर इफ यू वांट टू बी अ रियल एस्टेट ब्रोकर, if you want to be a consultant in the real estate market, you need to be registered with RERA. Clear? Second क्या लिखा है? Extension. Now extension of registration of real estate project and its renovation. अब देखो ये ना बड़ी कॉमन प्रॉब्लम थी रियल एस्टेट मार्केट में. बिफोर रेरा केम इनटू पिक्चर, बिल्डर आपको बोलता था कि आपको मकान अगले साल हम लोग दे देंगे. ठीक है? अब आपने बिल्डर के ट्रस्ट पे एग्रीमेंट में भी लिख देता था. अच्छा देखो, सबसे ब्यूटीफुल प्रोविजन था जो मोफा में था, उस प्रोविजन को कैसे मिसयूज किया गया. मोफा का प्रोविजन था, रेरा से पहले एक्ट था मोफा,
मोफा में लिखा था कि अगर बिल्डर आपसे पैसा लेता है और उसने जो कमिटेड टाइम है उसमें आपका प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट करके आपको चाबी नहीं दिया, कीज प्रोवाइड नहीं किया, तो उसको आपसे जो पैसा लिया है उस पे 9% की पेनल्टी पे करना पड़ेगा। 9% पेनल्टी। अब देखो रियल एस्टेट बिल्डर्स ने इसको कैसे मिसयूज किया। 9% पेनल्टी क्या सोच के रखा गया था कि ये पेनल्टी है, बिल्डर को पैसा देना पड़ेगा तो बिल्डर विल बिकम मोर विजिलेंट, टाइम ड्रिवन हो जाएगा। लेकिन अगर आज मैं कंपनी हूँ, मैं लोधा हूँ, मैं रुस्तम जी हूँ, मैं डीबी रियलिटी हूँ, मैं बैंक से लोन उठाता हूँ तो मेरे को 12-13% इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो इससे अच्छा बैंक से लेने से अच्छा है पब्लिक से ले लो। तो एक मस्त प्रोजेक्ट की फोटो दिखाओ, ठीक है, उसमें हम आपको क्लब हाउस देंगे, स्विमिंग पूल देंगे, पूरा वाटरफॉल दे देंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। बोरीवली हाईवे पे ओबोरॉय का प्रोजेक्ट है, ठीक है, वहां पे उन्होंने वाटरफॉल बोला है, हम आपको लगून देंगे, ठीक है। मैं बोला उस लगून में मैं क्या करूंगा, कपड़ा धोना है मेरे को वहां बैठ के। पॉइंट ये है, आप कुछ भी बोलते हो, एक मस्त शोबाजी करके आप मकान बेच देते हो। अब देखो था क्या, हो क्या रहा था, बिल्डर फैटर्निटी कुछ भी बोल के मकान बेच रहा था, एंड देन अगर टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ तो कितना इंटरेस्ट देना है, 9%। मतलब ये तो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली कम है, बैंक से लोन लेते ना तो ज्यादा पे करना पड़ता है। मतलब उन्होंने तो इस चीज का जबरदस्त मिसयूज किया। क्लियर। कितनी ऐसी कंपनी है, लोधा द प्रीमियर कंपनी, वेरी बिग कंपनी, बट वो लोग क्या करते थे, एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते थे, उससे पैसा आता था, उस पैसे से दूसरा प्रोजेक्ट चालू कर देते थे। ये प्रोजेक्ट लटका हुआ है, अभी दूसरा प्रोजेक्ट आया, इसको चालू किया, थोड़ा बना लिया, पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, सैंपल प्लेट क्रिएट हो गया, फंड रेज किया, तीसरा प्रोजेक्ट चालू कर लिया। वो लोग एक ही प्रोजेक्ट घुमा घुमा के पैसा चला रहे थे। रेरा में क्या बोला, क्या जिस प्रोजेक्ट का पैसा रेस किया है वो पैसा उसी प्रोजेक्ट में यूज होना चाहिए। देखो ये सारी इश्यूज को एड्रेस करने के लिए रेरा लाया गया, समझ रहा है। अगर बिल्डर ने आपको प्रोजेक्ट में टाइम दिया है कि आपको प्रोजेक्ट इस तारीख को मिल जाएगा, नहीं मिला तो बिल्डर का लाइसेंस कैंसिल। अब देखो जब लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, क्रिमिनल लायबिलिटी आ जाएगा, बिल्डर के ऊपर इंप्रिजनमेंट आ जाएगा, तो बिल्डर प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देगा। इसलिए रेरा जब आया था ना, मोफा से जब रेरा का ट्रांजिशन हो रहा था, तो सारे बिल्डर्स ने अपने प्रोजेक्ट कंप्लीशन को 1 से 1.5 साल बढ़ा दिया था। क्यों? क्योंकि उनको अपना लाइसेंस कैंसिल नहीं कराना है, उनको क्रिमिनल इंप्रिजनमेंट नहीं चाहिए। दे आर रेडी टू पे द मनी बट दे आर नॉट विलिंग टू गो फॉर दोस टाइप ऑफ एक्टिविटी। एंड ये चीज की वजह से रेरा इज मोर इफेक्टिव लॉ एज कंपेयर टू मोफा और एनी प्रीवियस लॉ। क्लियर। अब देखो, अब यहां पे क्या बोला है, नाउ रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट एंड इट्स रिवोकेशन। मतलब यहां पे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का रिन्यूअल, एक्सटेंशन, रियल एस्टेट ब्रोकर एजेंट का रजिस्ट्रेशन, उनका रिन्यूअल। नाउ what is further being said, as per section 34, the authority is responsible to maintain a website of record for public viewing। मतलब यहाँ पे आपको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, पब्लिक व्यूइंग के लिए एक वेबसाइट मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छा ये वेबसाइट में क्या क्या इंफॉर्मेशन होगा, और इस वेबसाइट में इंफॉर्मेशन होगा दैट ऑल प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड विद अथॉरिटी, मतलब रेरा के संग कौन कौन से प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है, इंक्लूडिंग द डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट एज स्पेसिफाइड अंडर द एक्ट एंड रूल्स टू बी डिस्क्लोज ऑन द वेबसाइट। मतलब डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, टू बी डिस्क्लोज ऑन द वेबसाइट। जितना हाईलाइट कर रहा हूं ना, सिर्फ उतना भी पढ़ा तो मोर देन सफिशिएंट है। क्लियर। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर, हर एक चैप्टर का पूरा पीडीएफ ड्राइव पे अपलोड हो जाएगा। क्लियर। अब सेकंड क्या लिखा है, details of promoter and photograph of promoter, details of project in case of revocation of registration or where any project penalized under the act। मतलब प्रमोटर डिटेल देना है आपको। अगर अगर आपका किसी प्रोजेक्ट का, किसी बिल्डर का रजिस्ट्रेशन रिवोक हो रहा है, अच्छा रिवोक हो रहा है मतलब क्यों रिवोक हो रहा होगा,
कुछ ना कुछ तो नॉन कंप्लायंस हुआ होगा ना, कुछ ना कुछ तो इश्यूज हुआ होगा, तो आपको वो भी बताना पड़ेगा कि रिवोकेशन क्यों हुआ। नेक्स्ट क्या लिखा है? Now detail of agent, now detail of agent registered under the act, including his photograph, and also of those registration has been revoked. यहाँ पे आपको एजेंट का डिटेल देना पड़ेगा, प्लस वो एजेंट जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, their photograph, their details, all those things have to be provided. Done. अब देखो, अच्छा इसमें ना एक भी सेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा है इसमें? सेक्शन 74, 71 सेक्शन याद नहीं रखना है। द अथॉरिटी, सिर्फ कंटेंट याद रखो। द अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट वन और मोर एजुडिकेटिंग ऑफिसर इन कंसल्टेशन विद अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो अथॉरिटी क्या करेगा? एजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट करेगा इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एंड याद रखना रियल एस्टेट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से रेगुलेट होता है। क्लियर? फर्दर क्या लिखा है? इट सेज दैट now as per section 32, the regulatory authority is also required to make recommendation on various matter for the growth and promotion of healthy, transparent, efficient and competitive real estate sector. मतलब रियल एस्टेट सेक्टर को कैसे कॉम्पिटिटिव बनाया जाए, एक हेल्दी कंपटीशन हो ना, उसके लिए क्या करना चाहिए, ऑल दोज थिंग। रियल एस्टेट मार्केट में कार्टल क्रिएट ना हो। कोई जगह कार्टल क्रिएट हो गया, सी वेरी सिंपल टू क्रिएट कार्टल। आज रियल एस्टेट में जो बड़े बड़े ब्रोकर बिल्डर्स हैं, ठीक है, मान लो सारे बिल्डर्स इकट्ठा हो जाएं और बोले कि भाई बोरीवली में हम लोग मकान बेचेंगे, एक स्टैंडर्ड प्राइस सेट कर लेते हैं, 2 BHK 5 करोड़, 1 BHK 2 करोड़, कोई इससे नीचे बेचो ही मत। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो डोंट यू थिंक इससे पब्लिक एट लार्ज का नुकसान होगा? तो ऐसा कार्टल क्रिएट ना हो, एक हेल्दी कंपटीशन रहे जिससे कि कंज्यूमर को नुकसान ना हो। क्लियर? अब देखो, अब यहाँ पे रियल एस्टेट एपलेट ट्रिब्यूनल, अब रियल एस्टेट एपलेट ट्रिब्यूनल के लिए क्या बोला है ना? रियल एस्टेट एपलेट ट्रिब्यूनल जो है वो रियल एस्टेट अथॉरिटी ने कोई भी ऑर्डर पास किया है और उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो बिफोर रियल एस्टेट एपलेट ट्रिब्यूनल। क्या लिखा है? द एपलेट ट्रिब्यूनल इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी which is empowered to hear appeal from the order, decision or direction of the regulatory authority or the adjudicating officer. मतलब अगर आप adjudicating officer के डिसीजन से खुश नहीं हो, you can always make an appeal before the real estate appellate body. Clear? Now क्या लिखा है? The form and the manner and the fees payable towards filing the appeal and manner for hearing and disposing the appeal are to be provided by the rules and made by the appropriate government. Clear? Perfect. अब एक बार जितना हाईलाइट किया है ना, सिर्फ उतने को एक बार रीड कर लीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पे द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। अब ये क्या है सुनो। नाउ डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट बेसिकली एक रेगुलेटरी बॉडी है जो ये देखता है कि नॉन कंप्लायंस नहीं होना चाहिए अंडर विच एक्ट। वन इज फेमा, तो फेमा में आपको डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट दिखेगा। दूसरा पामला, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। क्लियर? तो ये जो दो एक्ट हैं इसमें डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट बीइंग अ एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो यहाँ पे क्या लिखा है? तो डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट is a multidisciplinary organization mandated with the task of enforcing the provision of two special fiscal laws. दो इंपॉर्टेंट फिजिकल लॉज को इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट के ऊपर। कौन से दो इंपॉर्टेंट लॉ है? वन इज फेमा, सेकेंड इज पामला। क्लियर? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। क्लियर? अब यहाँ पे मेन फंक्शन क्या है डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट का? तो मेन फंक्शन ऑफ डायरेक्टरेट आर एज अंडर, तो यहाँ पे
डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट जो है वो इन्वेस्टिगेशन करता है। आज फेमा में अगर मान लो मैं राउंड ट्रिपिंग कर रहा हूँ, व्हाट इज राउंड ट्रिपिंग? हैव यू घूम के आना? घूम के आना नहीं, पैसे को घुमा के लाना। अरे मैं ट्रैवलिंग नहीं बोल रहा हूँ पैसे को घुमाना, ठीक है। अभी दुनिया भर में ऐसी कई कंट्रीज हैं जहां पे टैक्स रेट कम होता है। फॉर एग्जांपल देयर इज अ प्लेस कॉल्ड कैमियन आइलैंड, नाम सुना है? नाउ देयर इज अ सिंगल कैमियन आइलैंड। कुछ ऐसे ना टैक्स हेवन कंट्रीज होती हैं, तो कुछ आप लोग इंटरनेशनल टैक्सेशन में पढ़ोगे ये टैक्स हेवन कंट्रीज में। फॉर एग्जांपल सिंगापुर टैक्स हेवन कंट्री है, मॉरिशस टैक्स हेवन कंट्री है। मतलब जिसको भी एशिया मार्केट में एंटर करना होता है, दे ऑलवेज प्रेफर टू एंटर एशिया मार्केट थ्रू सिंगापुर, थ्रू मॉरिशस। क्यों? फॉर टू बेसिक रीजन। एक तो वहाँ की गवर्नमेंट ना बहुत फास्ट काम करती है, आपका कंपनी इनकॉर्पोरेशन इतना फास्ट होता है कि सिंगापुर में ऐसा कहते हैं कि अगर आप सिंगापुर एयरपोर्ट पे लैंड करो, ठीक है, और सिंगापुर एयरपोर्ट से लैंड करके सारी फॉर्मेलिटीज खत्म करके जो भी नियरेस्ट ऑफिस सेंटर है जो कि एयरपोर्ट से अराउंड 1.5-2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, आप जब तक वहां पहुंचोगे ना तब तक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। आप लैंड करते समय फॉर्म फाइल करो, ऑफिस पहुंचने से पहले सर्टिफिकेट आपके हाथ में। इतना फास्ट काम होता है, क्लियर? और ये ऑन रिकॉर्ड है एक्चुअली, क्लियर? इंडिया में क्या है, आप लैंड करो, वापस उड़ जाओ, वापस लैंड करो। इंडिया में कंपनी इनकॉर्पोरेशन में इट टेक्स ऑलमोस्ट अ मंथ, क्लियर? वेबसाइट हैक हो जाती है, वेबसाइट हैंग हो जाती है, मतलब सो मच कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, सिंगापुर में कंपनी इनकॉर्पोरेट करना तो अच्छा है ही, कंपनी क्लोजर भी एक दिन में हो जाता है। एक दिन में कंपनी बंद, क्लियर? अगर आपके डॉक्यूमेंट बराबर हैं, एक दिन में कंपनी बंद हो जाती है। इंडिया में कंपनी के वाइंडिंग अप में कितना टाइम लगता है? डू यू नो दिस? अरे लॉ ही 3 साल बोलता है, 3 साल तो लॉ बोलता है, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकली इन इंडिया कंपनी वाइंडिंग अप टेक्स एन एवरेज ऑफ 10 to 15 years, ठीक है। अगर आप टायर 2 सिटीज में हो और टायर 3 सिटीज में हो तो इट टेक्स एन एवरेज ऑफ 20 years, 20 years, ठीक है। बॉम्बे में लोअर परेल में एक कंपनी थी श्रीराम मिल्स, श्रीराम मिल्स रियल कंपनी है, ठीक है। 1976 में वाइंडिंग अप पेटिशन फाइल किया था, आज तक वाइंड अप नहीं हुई। 1976, हम आज बैठे हैं 2022 में, कितने साल हो गए? 40 साल से प्लस ऊपर हो गया, कंपनी वाइंड अप नहीं हो रही। अच्छा, वाइंडिंग अप इतना फालतू प्रोसेस है इंडिया में, इसलिए हमने स्ट्राइक ऑफ लेके आया, क्योंकि 40 साल में प्रमोटर वाइंड अप के ऊपर निकल जाएगा, कंपनी वाइंड अप नहीं हो रही है, तो हमने स्ट्राइक ऑफ लेके आए। अच्छा, स्ट्राइक ऑफ में भी क्या होता है कि आप कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करा सकते हो, बट देन देयर इज द रीस्टोरेशन कॉन्सेप्ट एंड ऑल दैट। अब एक चीज सोचो, अगर आप एक इंटरनेशनल बिजनेस पर्सन हो, नो प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू द फंड, क्या आप ऐसी कंट्री में आके बिजनेस करना चाहोगे जहाँ पे इनकॉर्पोरेशन से लेके वाइंडिंग अप इज सो डिफिकल्ट? या आप ऐसी कंट्री में जाना चाहोगे जहाँ पे इनकॉर्पोरेशन एंड वाइंडिंग अप एक दिन में हो जाए? सेम ना, इनकॉर्पोरेशन सिंगापुर टेक्स 10 minutes, इट्स सो डिफिकल्ट टू बिलीव बट दैट्स अ फैक्ट। अच्छा, सिंगापुर में आपको टैक्स नहीं लगते हैं, आपके टैक्स बहुत नॉमिनल है। इंडिया में वी आर टेकिंग हैवी अमाउंट ऑफ टैक्स। आप जो प्रॉफिट कमाते हो, इंडिया में इतने सारे टैक्स हैं, वी हैव जीएसटी, वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैक्स। अब यहाँ पे एंड अभी तो काफ़ी चीज़ें कम हो गई हैं, बट अदरवाइज पहले तो और भी ज़्यादा टैक्सेशन थे। प्लस वी डोंट हैव अ सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। यू नो व्हाट सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम? हमारे यहाँ सिर्फ SEZ में सिंगल विंडो क्लियरेंस होता है, बाकी जगह सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं है। मतलब मेरे को एक बिजनेस चालू करना है, सिंपल ऐसा समझाऊँ, अगर मैं दिल्ली में अगर मैं एक रेस्टोरेंट चालू करना चाहता हूँ ना, तो मेरे को 23 तरीके के लाइसेंस लेने पड़ते हैं। और मेरे को दिल्ली में एक गन खरीदनी हो ना, गन लेना हो, तो 19 लाइसेंस लेने हैं। मतलब गन लेना इंडिया में ज़्यादा इजी है कंपेयर टू लाइसेंस बिजनेस चालू करना। ऐसी कंट्री में फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अट्रैक्ट न्यू एंटरप्रेनर्स। सेकेंडली, जब यहाँ पे न्यू एंटरप्रेनर्स आएंगे तो वी नीड टू मेक द सिस्टम क्लियर।
अच्छा, जब सिस्टम क्लियर होगा तो वहां पे नॉन कंप्लायंस हो सकते हैं, एंड दैट इज वेयर वी नीड अ बेटर एनफोर्समेंट अथॉरिटी। अब टैक्स जाता है तो लोग क्या करते हैं, समझदार लोग हैं इंडिया में, वो लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को घुमाते हैं। ठीक है, इंडिया में कंपनी खोला, कंपनी का प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट ना दिखा के क्या करते हैं, उसको इंडिया के बाहर एक कंपनी खोलते हैं सिंगापुर में, कैमरन आइलैंड में, वहां पे एक्सपेंस बुक करते हैं और उस कंट्री में प्रॉफिट दिखाते हैं उस कंपनी में। अब बिकॉज हमारे यहाँ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट डीटीए एग्रीमेंट है, तो अगर आपका टैक्स वहां लग गया तो यहाँ नहीं लगेगा इंडिया में, अब फिर पैसे को घुमा के इंडिया में ले आते हैं। तो डोंट यू थिंक आपने ये राउंड ट्रिपिंग करके टैक्स की चोरी किया? तो ये आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, और ये इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, क्लियर, अंडर फेमा। अच्छा, अगर मैं मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा हूँ, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी को कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टिगेशन करके हवाला ट्रांजेक्शन कैसे होता है, पता है ना हवाला कैसे होता है? हैव यू हर्ड द टर्म हवाला ट्रांजेक्शन? नहीं पता, सुना है? एनीवे जिन्होंने सुना है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं सुना है सुन लो, कैसे करते हैं समझ लो, करना नहीं है। ठीक है, हवाला किया कैसे जाता है कि मेरे को मान लो लंदन में मेरा भाई रहता है, ठीक है, मेरे को वहां पे उसको कैश पहुंचाना है। अच्छा, अगर मैं ऑथराइज डीलर के थ्रू जाऊंगा तो मेरे को सोर्स ऑफ फंड बताना पड़ेगा, इतना पैसा कहाँ से आया है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं हवाला एजेंट के पास जाता हूँ, उनको ले जाके इंडिया का कैश देता हूँ। हवाला एजेंट के जो हवाला, दूसरा लंदन में जो उनका हवाला एजेंट होगा, उसको एक पासकोड दिया जाता है, वो पासकोड वहाँ पास होता है, फिर मेरा भाई वहाँ पे आएगा लंदन में, उसको वो पासकोड देना होता है, तो उसको वहाँ की लंदन करेंसी में पैसा मिल जाता है। ये हवाला ट्रांजेक्शन है, विद इन इंडिया भी होता है, आउटसाइड इंडिया भी होता है। मतलब क्या कर रहे हो आप, ब्लैक मनी को इधर का उधर घुमा रहे हो, समझ रहे हैं? आपने करेंसी चेंज किया, ब्लैक मनी घुमा रहे हो, तो इसको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। हु विल डू दिस इन्वेस्टिगेशन? इज डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट। मतलब डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट इन्वेस्टिगेशन का काम करता है अंडर फेमा एंड अंडर पामला। क्या लिखा है? नाउ investigate contravention of the provision of FEMA. Now, what is being said? Now, contravention of FEMA are dealt with by the adjudication by the designated authorities of ED, and penalties up to 3 times of sum involved can be imposed. मतलब आपके ऊपर ट्रांजेक्शन के 3 गुना तक की पेनल्टी लग सकती है। Now, second, as I said that यहाँ पे आप इन्वेस्टिगेशन होता है अंडर पामला। क्या लिखा है? इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अंडर प्रोविजन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 एंड टेक एक्शन of attachment and confiscation of property if the same is determined to be proceeds of crime derived from the scheduled offense under PAMLA, and to prosecute the person involved in the offense of money laundering. Now there are 156 offense under 28 schedule which are scheduled offense. अब देखो ये क्या है? Now what is PAMLA? Prevention of Money Laundering Act. इसमें आप क्या कर रहे हो, आप ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर रहे हो। तो अगर मैं ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कन्वर्ट कर रहा हूँ, मेरे को कुछ कैश स्मगलिंग से ब्लैक मनी आता है, मैंने कुछ ब्लैक मनी जनरेट किया, अब उसको मैं व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इस प्रोसेस को बोलते हैं पामला। आप लोगों ने एक मूवी है गब्बर, देखिए ना, गब्बर मूवी में उसने, गब्बर जो है अक्षय कुमार, वो ना एक लिस्ट बनाता था करप्ट लोगों की, एंड उसमें करप्ट लोगों ने प्रॉपर्टी परचेज किया है, एंड इसके लिए बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट आया था कि कई ऐसे ट्रांजेक्शन सामने आए कि बंदे ने प्रॉपर्टी परचेज किया है अपने माइनर चाइल्ड के नाम पे, ऐसे पर्सन के नाम पे जिनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, करोड़ों की प्रॉपर्टी क्रिएट किया हुआ है। मतलब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ब्लैक मनी को, आपके पास बहुत ब्लैक मनी पड़ा है, आप उस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर रहे हो। ना सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, आज आपके पास मान लो 40-50 लाख रुपया कैश पड़ा है, आप क्या करते हो जनरली, ये आपने डे टू डे में सुना देखा होगा, आप एक मकान परचेज करने जाते हो, मकान में एक ब्लैक वाइट का रेशो होता है, 1 करोड़ का मकान है, 60% वाइट 40% ब्लैक, तो आपने 40 लाख रुपया वहां पे चिपका दिया।
अच्छा, बिल्डर ने ऐसे 40-40 लाख रुपए सबसे लिया, तो उसके पास तो ब्लैक मनी का बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। अब वो उसको कैसे घुमाएगा? दिस एंटायर प्रोसेस, इसकी वजह से होता है क्या कि गवर्नमेंट को इस अमाउंट पे टैक्स नहीं मिलता, तो गवर्नमेंट को टैक्स की चोरी हो रही है, एंड एक ब्लैक मनी की पैरेलल इकोनॉमी चलने लगती है। तो इसको इन्वेस्टिगेट करना और तोड़ना जरूरी है, एंड दैट इज वेयर पामला में डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट इज एन इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, जो ये इन्वेस्टिगेट करता है कि आपकी प्रॉपर्टी क्या मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, और अगर है तो आपकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है, प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट किया जाता है, और आपको पनिश किया जाता है। समझा? नेक्स्ट क्या लिखा है? नाउ what is further being said, that processing cases of fugitives from India under Fugitive Economic Offender Act, the objective of this act is to provide and measures to deter fugitive economic offender from evading the process of law in India by staying outside the jurisdiction of Indian court and to preserve the sanctity of rules in India। इसका मतलब क्या हुआ? कि इंडिया में जितने भी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर हैं वो सब भाग के कहाँ जाते हैं? लंदन। क्यों यूके जाते हैं? क्योंकि यूके से हमारी कोई ऐसी कोई ट्रीटी ही नहीं है कि हम उनको वहां से ला सके। नीरव जोशी, विजय माल्या, सब बाहर गए, लोन लिया, वहां पे चले गए। अब एक चीज समझो, आज आप और मैं अगर बैंक से लोन लेंगे ना, तो बैंक हमसे 50 डॉक्यूमेंट चेक करेगा, बट जब ऐसे बड़े बिजनेस एंटरप्राइज लोन लेने जाते हैं तो बैंक उनकी गुडविल के बेसिस पे कई बार अनसिक्योर्ड लोन दे देता है, एंड वही एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि पैसा लेके निकल जाने का। समझ रहे हैं? तो पॉइंट ये कि ऐसे केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी जो अथॉरिटी है, दैट इज डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट। देन इसके अलावा व्हाट इज बीइंग सेड, देयर इज समथिंग कॉल्ड कैफे पोसा। नाउ कैफे पोसा में, नाउ कैफे पोसा बेसिकली स्टैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट। नाउ उसमें भी प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकता है। व्हाट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन? एज द नेम सेज, अगर अथॉरिटी को लगता है कि आप रॉन्गफुल एक्ट कर सकते हो, करने वाले हो, तो वो प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकता है। एंड याद रखना, प्रिवेंटिव डिटेंशन की अथॉरिटी तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी दी हुई है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई रॉन्गफुल एक्टिविटी करने वाले हो, there may be a possibility the person can be detained. Who can do this thing? Is director of enforcement. The sponsor case of preventive detention under Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act 1974 in regard to contravention of FEMA. Now, पता क्या लिखा है? Now render cooperation to foreign countries in matter related to money laundering and restitution of asset under the PAMLA and to seek cooperation in such matter। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप पामला पढ़ोगे ना, जो कि आप लोगों ने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा हुआ है, तो पामला में एक टॉपिक आता है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट। व्हाट इज रेसिप्रोकल अरेंजमेंट? कि इन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, उसमें ना फॉरेन कंट्री को कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट बोलते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट फॉर द फॉरेन कंट्री इंडियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता है, अगर जिस बंदे ने ऑफेंस वहां किया है वो अगर इंडिया में है या इंडिया में उसका एसेट है, तो इंडियन कोर्ट को रिक्वेस्ट किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है रेस्पेक्टिव कोर्ट को कि इस पर्सन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करिए, डॉक्यूमेंट कलेक्ट करिए, एविडेंस कलेक्ट करिए और फॉरेन कंट्री को दो। सेम थिंग वी कैन डू। तो अगर इफ वी हैव अ रेसिप्रोकल अरेंजमेंट, तो अगर हम जहाँ पे इंडिया में ऑफेंस हुआ है, बंदा इंडिया के बाहर है, तो वी कैन रिक्वेस्ट दैट अथॉरिटी आउटसाइड टू द कोर्ट आउटसाइड कि आप इसमें इन्वेस्टिगेट करो, बंदे को आप उसके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करो, आप उसको अरेस्ट भी कर सकते हो इफ द अथॉरिटी परमिट, एंड देन यू हैंड ओवर द डॉक्यूमेंट, हैंड ओवर द पर्सन टू वर्क। तो ये सारा इन्वेस्टिगेशन करना, अगर फॉरेन कंट्री की अथॉरिटी इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये अथॉरिटी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट। क्या लिखा है? रेंडर कॉपरेशन फॉरेन कंट्रीज इन मैटर ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग and restitution of property under PAMLA, the cooperation such matter. Clear? Done. This is your director of enforcement. Clear? So I believe आप लोगों ने रेरा रीड कर लिया।
रीड कर लिया था. नाउ रीड डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट एंड रीड फास्ट. अब देखिए, अब यहाँ पे नाउ व्हाट वी हैव डन. Now, what is being said that appellate authority under SEBI Act 1992. Now coming to अब appellate authority under SEBI Act में क्या लिखा है? देखो, अगर SEBI ने कोई ऑर्डर पास किया and I am not happy, clear? I am sad. I can make an appeal to SAT, clear? अब SAT में अपील करने का टाइम पीरियड कितने दिन में कर सकते हैं हम लोग अपील? 45 डेज, क्लियर? अब यहाँ पे रिमेंबर दिस थिंग, ये जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी हद तक आपको एनसीएलटी एनसीएलटी जैसा दिखेगा. तो यहाँ पे सैट एंड सेबी आर क्रिएटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. नाउ दे आर वेस्टेड विद द सेम पावर. सेबी that are vested with same power as vested with civil code under CPC 1908. क्लियर? अब जब आप सैट के सामने अपील करोगे तो सैट आपकी अपील को कितने दिन में रिजॉल्व कर देगा? विद इन 6 months. क्लियर? यहाँ पे will resolve the appeal within 6 months of receipt of appeal. क्लियर? अब यहाँ पे सेबी टू सैट का now this is being given under section 15T and यहाँ पे what is being said that this is also for IRDA and PFRDA. मतलब अगर आप IRDA के डिसीजन से खुश नहीं हो, you can make an appeal to SAT. अगर आप PFRDA के डिसीजन से खुश नहीं हो, then again you can make an appeal to SAT. अब अगर आप SAT के डिसीजन से भी खुश नहीं हो, you can make an appeal to now. इसके पास जा सकते हो बराबर. इसके पास जा सकते हैं बिफोर सुप्रीम कोर्ट. अच्छा, अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आपको 60 डेज में अपील करना है. बट अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में 60 डेज में अपील नहीं करता हूँ तो सुप्रीम कोर्ट मेरे को एक्सटेंशन दे सकता है फॉर अनदर 60 डेज ऑन सफिशेंट कॉज. यहाँ पे extension of time for making appeal
ऑन सफिशिएंट कॉज। क्लियर? अब ये सेबी टू सैट इज सेक्शन 15T एंड सैट टू सुप्रीम कोर्ट इज सेक्शन 15Z. Clear? This is the appeal authority before under SEBI Act. Clear? Make this diagram. अब देखिए, अब यहाँ पे अच्छा अगर मैं सैट टू, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे IRDA स्टैंड फॉर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA स्टैंड फॉर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड सैट दैट इज सिक्योरिटीज एपीलेट ट्रिब्यूनल. अब यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड, अगर मैं सैट के सामने अपील नहीं कर पाता, अच्छा मैं सैट के सामने अपील करने टाइम पीरियड कितना था 45 डेज, अगर मैं 45 डेज में अपील नहीं कर पाता तो सैट मेरे अपील को कंसीडर कर सकता है इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 45 डेज. बट वहाँ पे एक्सटेंशन सैट मेरे को कितने दिन का देगा ये नहीं पता, मतलब देयर इज नो टाइम लिमिट. जैसे हम लोगों ने NCLT पढ़ा था ना, दैट देयर इज एन एक्सटेंशन का भी एक टाइम पीरियड स्पेसिफाई कर दिया है, यहाँ पे ऐसा कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया है. यहाँ पे क्या लिखा है, that may consider the appeal even after the expiry of 45 days on sufficient cause. Clear? अब यहाँ पे what is being said कि सैट में जब हम लोग अपील करेंगे तो सैट हमारी अपील को कंसिडर करेगा एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड सैट कंफर्म भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है और सेट असाइड भी कर सकता है द ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील बीइंग मेड. Clear? यहाँ पे confirm, modify and set aside the order against which appeal being made. On receipt of appeal, after providing an opportunity of being heard to the party to appeal, that may pass such order as deems fit by confirming, modifying or setting aside the order against which the appeal being made. Now, यहाँ पे आप देखो ना, यहाँ पे सैट जो है वो जो ऑर्डर की कॉपी है वो ऑर्डर की कॉपी किसको देगा, सेबी को देगा, IRDA, PFRDA, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी एंड पार्टीज ऑफ अपील को. सैट शैल सेंड द कॉपी ऑफ इट्स ऑर्डर टू सेबी, IRDA, PFRDA, कंसर्न एजुडिकेटिंग ऑफिसर एंड पार्टीज टू द अपील. Done. This is your appeal concept before SAT, मतलब अपीलेट अथॉरिटी अंडर सेबी एक्ट. तो अब ये डायग्राम बना लीजिए, पॉइंट्स को रीड कर लीजिए एंड देन गो टू द मॉड्यूल. मॉड्यूल में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है. तो अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी ये पूरा आपको रीड करना है. क्लियर? रीड फास्ट, फर्स्ट नोट्स रीड करेगा फिर मॉडल रीड कर, सिर्फ मॉडल का ये टॉपिक रीड कर लीजिए. अब देखिए, अब यहां पे नाउ गो टू द नेक्स्ट टॉपिक कॉल्ड ड्रेस कोड. ड्रेस कोड टॉपिक पे जाइए. नाउ अब देखो, अब ड्रेस कोड क्या होता है. नाउ ड्रेस कोड का मतलब क्या है. सी देखो, आप इफ यू आर अ प्रोफेशनल देन यू नीड टू बिहेव इन अ प्रोफेशनल मैनर एंड यू हैव टू ड्रेस इन अ प्रोफेशनल मैनर. आज आप जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हो, लीगल फील्ड, ठीक है, CA, लॉयर, CS, इनका एक स्पेसिफाइड ड्रेस कोड है. क्लियर? आप मीडिया इंडस्ट्री में नहीं हो, आप RJ नहीं हो, ठीक है, तो यू हैव टू फॉलो पर्टिकुलर ड्रेस कोड. एंड जितने भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल मेडिकल बॉडी, उन्होंने एक ड्रेस कोड बना के रखा है. लीगल बॉडी, लॉयर्स, एक ड्रेस कोड दिया हुआ है. अच्छा, ड्रेस कोड क्यों दिया जाता है? बिकॉज उस ड्रेस कोड से आप उस प्रोफेशन को रिकॉग्नाइज करते हो. मतलब हम लोग जब लॉयर्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है,
काला कोट, बराबर ना। तो वो ड्रेस कोड हमारे दिमाग में आ गया है। सेम तरीके से इफ यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी, you have a particular dress code being specified. So dress code basically is crucial to demarcate and distinguish you from an ordinary person because you are coming from a reputed institute. Clear? अब यहाँ पे so dress code क्या है, and that is where I tell you, आप जब CS बन के इंटरव्यू देने जाते हो ना, you have to follow a dress code. अच्छा, यहाँ पे पहले बिफोर वी गो टू दैट आई टेल यू क्या कॉपरेट करना होता है, बट फर्स्ट गो टू ड्रेस कोड एंड रीड द थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ ड्रेस कोड पढ़ना है, एंड फोर्थ, एक्चुअली सिर्फ थर्ड पैराग्राफ भी पढ़ा तो भी काफी है। रीड द एंटायर पैराग्राफ, रीड फास्ट। सो आप लोग एक तो इसमें थर्ड पैराग्राफ रीड करना है ड्रेस कोड का, क्लियर? ये तो सबको रीड करना है। इफ यू हैव अ गुड रीडिंग स्पीड, रीड एंटायर पैराग्राफ, बट थर्ड पैराग्राफ, एंड देन व्हाट यू हैव टू रीड इज गाइडलाइंस फॉर प्रोफेशनल ड्रेस ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, क्लियर? रीड दिस थिंग एंड देन विल स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। सो आई बिलीव रीड कर लिया आप लोगों ने। नाउ व्हाट आई वाज सेइंग that as a future CS, आप लोग भी जब इंटरव्यू देने जाओगे ना, you have to maintain a professional dress code, clear? Because you are coming from a professional, holding a professional degree. अब कई लोग ना कॉर्पोरेट्स में जो न्यू जनरेशन कॉर्पोरेट नहीं है, ठीक है, जो नए स्टार्टअप्स हैं उसमें उतना तकलीफ नहीं होती है, बट आपके जो ओल्ड जनरेशन कॉर्पोरेट्स हैं, अगर आपके टैटू वैटू है ना, तो उसको भी वो लोग अनप्रोफेशनल मांगते हैं, समझा? सो आपका टैटू अगर आप कराते हो तो इतना ज़्यादा, मतलब इट शुड बी समथिंग दैट इफ़ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू एंड दैट टू इन अ कंपनी लाइक टाटास एंड ऑल दैट, इफ़ यू कैन हाइड दैट थिंग बेटर रहेगा, क्लियर? बिकॉज इट लुक्स टू बी अनप्रोफेशनल। एंड आई थिंक टैटू वैटू आप हाथ पे नहीं कर, माथे पे थोड़े कराओगे नहीं, तो समथिंग you can, that thing considered as a unprofessional, clear? So you have to be very professional in terms of the dressing and behavior. अब देखो इसमें है क्या? So what is being said that when it comes to now, अब इसमें क्या लिखा है? In professional life it is important to look, so in professional life, अब देखो, तो इन प्रोफेशनल लाइफ इट इज इम्पॉर्टेंट टू लुक प्रेजेंटेबल बिकॉज पर्सनल अपीयरेंस काउंट्स। हाउ यू कैन लुक टू बी अ मेजर फैक्टर इन हाउ यू आर परसीव बाय अदर। तो आप जैसे दिखते हो उसके हिसाब से लोग आपके बारे में एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं। अब इसमें ना एक्चुअली काम का जो पैराग्राफ है वो सिर्फ थर्ड पैराग्राफ है, तो मैं सीधे थर्ड पैराग्राफ पे जाऊँ या मैं फर्स्ट पैराग्राफ चालू कर देता हूँ, लेकिन काम का थर्ड पैराग्राफ है, ठीक है? क्या लिखा है? हाउ यू लुक, टॉक, एक्ट एंड वर्क डिटरमाइंस वेदर यू आर अ प्रोफेशनल और एन एमेचर। मतलब आप प्रोफेशनल हो या एमेचर हो, या आपके बिहेवियर, आपके ड्रेसिंग से मालूम पड़ता है। नाउ द वे यू ड्रेस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट हु आर यू एज अ पर्सन एंड एज अ प्रोफेशनल। Wherever you enter a room for the first time, it takes only a few seconds for the person who have never met to form perception about you and your abilities. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, जब आप इंटरव्यू में रूम में एंटर करते हो ना, आप जिस तरीके से रूम में एंटर करके आप अपनी सीट तक जाते हो ना, आपके बारे में 50% परसेप्शन तभी तक बन जाता है, ये याद रखना, ठीक है? और फिर जब आपसे इंटरव्यूअर पहला क्वेश्चन पूछेगा और आपने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया, उसमें आपका अनदर 40% परसेप्शन बन गया, बाकी तो टाइम पास होता है, क्लियर? उसके बाद तो सिर्फ आपके, अगर उनको ये इतना पार्ट पॉजिटिव लगेगा तो वो आपके संग आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज आपको जय श्री राम बोल देंगे। क्यों? बिकॉज दैट इज वेयर यू नीड टू बी प्रेजेंटेबल, यू नीड टू स्पीक इन प्रोफेशनल मैनर। यहाँ पे क्या लिखा है? योर क्लोथ एंड बॉडी लैंग्वेज ऑलवेज स्पीक फर्स्ट, सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट योर इमेज गिव्स पीपल द राइट इंप्रेशन, क्लियर? अब यहाँ पे ड्रेस कोड में क्या लिखा है कि अ ड्रेस कोड इज अ सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग अ सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोथिंग
Apart from the legal profession, professional dress code standards are established in major business organizations, and these have become more relaxed in recent decades. अब ये क्या है, देखो कॉर्पोरेट्स के खुद के ड्रेस कोड हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल बिग फोर में आपको टाई पहन के जाना कंपलसरी है. अमरचंद में, लॉ फर्म्स में आपको गर्मी पड़े सर्दी पड़े कुछ भी पड़े ब्लेजर पहनना कंपलसरी होता है. सो हर ऑर्गेनाइजेशन का खुद का ड्रेस कोड हो सकता है. बट अगेन जो न्यू स्टार्टअप्स आ रहे हैं नाउ दे हैव अ वेरी रिलैक्स मैनर. दे आर, जितने भी अभी नए यूनिकॉर्न्स बने हैं दे आर वेरी रिलैक्स. ड्रेस कोड कुछ नहीं है, आप कुछ भी पहन के जा सकते हो, बिकॉज दैट इज वेयर दे आर coming from a new generation. So again it depend upon organization to organization. क्या लिखा है? Now dress code vary greatly from company to company as different environment demands different style of attire. Even within companies dress code can vary amongst position. तो companies के अंदर भी dress code हो सकते हैं. Now मैं आपको अपना बताऊं, अपना एग्जांपल. तो जब मैं रेडियो मिर्ची में था तो रेडियो मिर्ची मीडिया कंपनी है, कोई ड्रेस कोड नहीं, कुछ भी पहन के जाओ. क्लियर. तो मैं उस समय मैं बूटी रखता था, जो अभी मैंने वापस रखना चालू किया है. मैंने यहाँ पे बाल कलर कराए हुए थे, येलो कलर थे, ठीक है. हाँ वो एक मूवी देखा था तो मैं थंब रिंग पहनता था, मतलब रुद्राक्ष पहनता था यहाँ पे हाथ में. तो जब मैंने मीडिया कल्चर से था, मेरी पहली जॉब थी तो पूरा मीडिया कल्चर था मेरे अंदर. जब मैं डेलॉइट में गया तो इंटरव्यू तो प्रॉपरली गया था. मैं फर्स्ट दिन वही अपना थंब रिंग और वो जो मेरा जो अटायर था, तो मैं जब वहाँ फर्स्ट दिन जॉब में गया 1 दिसंबर 2009 व्हेन आई वेंट द डेलॉइट ऑफिस, मेरे पार्टनर मेहुल मोदी ने मेरे को बुलाया. बोले क्या है, यहाँ पार्क में घूमने आए हो क्या? वहाँ पे एकदम फॉर्मल ड्रेस टाई वाई पहने थे, मेरे को पता ही नहीं था, मेरे को अचानक बोला नहीं था. तो मेरे को पहले दिन भगा दिया उन लोगों ने. बोले ये सब यहाँ नहीं चलेगा, यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल. And that's where I realized for the first time that every organization can have a different dress code. When I went to Amarchand, वहाँ पे different dress code. So हर कंपनी का ड्रेस कोड अलग हो सकता है. क्लियर. अब देखो, आप लोगों ने इमेजिन नहीं किया होगा ना कि विद मी थंब रिंग, आई नो. अब देखिए, सो ये जो पैराग्राफ है ना, तो ये तो टीचिंग में आके मैंने प्रोफेशनल मतलब फॉर्मल में आ गया. डेलॉइट से मेरे को फॉर्मल ड्रेसिंग की आदत पड़ गई एक्चुअली. सो चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे गाइडलाइंस फॉर प्रोफेशनल ड्रेस कोड क्या है कंपनी सेक्रेटरीज का, ये काम का है. डिफिकल्ट नहीं है, आई प्रिज्यूम सो समझ में आ गया होगा. जो क्या दिया हुआ है, नाउ इफ यू आर कंसर्न अबाउट योर करियर यू विल बी मोर कंसर्न अबाउट लुकिंग प्रोफेशनल देन लुकिंग क्यूट और ट्रेंडी. Now, if you look and behave like a highly trained and well-groomed professional, you will win the respect and honor of your valued client. I think nothing much to explain in this. क्या लिखा है? To enhance the visibility and branding of the profession and ensuring uniformity, the Council of Institute of Company Secretaries of India has prescribed the following guidelines for professional dress for members while appearing before judicial, quasi-judicial body and tribunals. तो यहाँ पे what is being said that ICSI के सेंट्रल काउंसिल ने they have specified the dress code for the members for presenting the matter before judicial body, quasi judicial body. क्या professional dress code है? Now the professional dress for male member will be navy blue suit and white shirt with tie preferably of ICSI or navy blue button up coat over a pant or a navy blue safari. मतलब पूरा ब्लू बन जाओगे आप, ठीक है. अब यहाँ पे प्रोफेशनल ड्रेस कोड फॉर फीमेल मेंबर विल बी साड़ी और एनी अदर ड्रेस ऑफ सोबर कलर विद नेवी ब्लू जैकेट. अब मेंबर इन एम्प्लॉयमेंट नाउ मे वेयर द ड्रेस यूनिफॉर्म एज स्पेसिफाइड बाय द एम्प्लॉयर फॉर ऑल एम्प्लॉयज और इफ अलाउड द अफोर्सेड प्रोफेशनल ड्रेस. मतलब या तो जो एम्प्लॉयर ने बोला है वो फॉलो कर सकते हो, या जो ऊपर ड्रेस कोड बताया गया है वो भी आप फॉलो कर सकते हैं. बट अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हो तो एम्प्लॉयर का ड्रेस कोड प्रिवेल होता है. अगर आप प्रैक्टिस में हो तो जो काउंसिल ने ड्रेस कोड बताया है वो प्रिवेल होता है. क्लियर. फर्दर क्या लिखा है? नाउ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी
appearing before any tribunal quasi judicial body should adhere to the dress code if any prescribed for appearing before the tribunal quasi judicial body or if allowed the aforesaid professional dress. So overall concept क्या है? Concept ये है that यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिस में हो या एम्प्लॉयमेंट में हो, अगर आप जुडिशियल बॉडी या क्वासी जुडिशियल बॉडी के सामने मैटर प्रेजेंट कर रहे हो, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू फॉलो द ड्रेस कोड. क्लियर? क्या लिखा है? सो ये जो पूरा पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट काम का है. क्लियर? अब यहाँ पे what is further being said that it may be pointed out that any person, whether a lawyer, pleader, authorized representative representing a litigant before the court of law, tribunal, or other authority discharging the function of court or quasi judicial authority should compose himself in a manner befitting the status as an officer of the court, privileged member of community and a gentleman. मतलब लीगल वर्ल्ड में अगर आप कोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप चाहे पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो या डिफेंस लॉयर हो, आपका एक प्रॉपर ड्रेस कोड दिया जाता है जो कि आपको एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है. और इसके लिए सेंट्रल काउंसिल ने जो CS इंस्टीट्यूट के मेंबर्स हैं उनके लिए भी ड्रेस कोड स्पेसिफाई किया हुआ है. क्लियर? तो जो हाईलाइटेड पार्ट है दैट इज मोर देन सफिशिएंट इफ यू आर रीडिंग. क्लियर? डन. सो विद दिस the dress code topic is over and rest we'll take in the next session.